शीतल ने अपने पति विनय को जोर से आवाज लगाई। तब वह भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शीतल, तुम ठीक तो हो? शीतल ने घबराते हुए विनय से कहा, वहां पर मैंने कुछ देखा है। एक काली परछाई थी, वह दोनों हाथों से वो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी। विनय ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा वहम होगा शीतल, तुम आराम करो। तभी शीतल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं विनय, यह मेरा कोई वहम नहीं है, मैंने सच में किसी काली परछाई को देखा है। विनय अब शीतल को समझाते हुए कहता है, शांत हो जाओ शीतल, देखो तुमने ही तो कहा ना कि तुमने किसी परछाई को देखा है, तो हो सकता है कि वह किसी और चीज की परछाई हो और तुमने इमेजिन कर लिया हो। शीतल ने भी कहा, शायद हो सकता है, और वह वापस खाना बनाने में जुट जाती है। कुछ दिन बीत गए। शीतल को कभी वास्तव में वह परछाई नजर आती तो कभी लगता कि यह उसका वहम है, मगर धीरे धीरे शीतल कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे पड़ गए थे। लगता था जैसे वह कई रातों से सोई ही न हो। उसकी यह हालत विनय से अब देखी नहीं जाती थी। उसने तय कर लिया कि वह शीतल को वापस पहले जैसी शीतल बनाएगा। यही सोचकर वह उसे उसके भैया भाभी के घर लेकर के चला गया। शीतल के भैया मनोज ने अपनी बहन शीतल और उसके पति विनय का स्वागत करते हुए कहा कि आओ शीतल, आओ विनय, आप लोग का बहुत स्वागत है। मनोज की पत्नी सरिता ने भी पूछा कि कैसी हो शीतल बेटा। वह उसे बेटा ही कहती थी। कारण यह था कि उसने शीतल को हमेशा एक बच्चे की तरह पाला था। शीतल बहुत छोटी थी जब उसके और मनोज के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे। तब से सरिता के लिए शीतल ही उसकी पहली संतान थी। शीतल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी हूं भाभी। मनोज के दोनों बच्चे संयुक्ता और विशाल अपनी बुआ को देखते ही उसके गले लग गए। तभी शीतल ने एक बंद कमरे की ओर देख करके कहा कि भाभी, आसिमा के बिना घर एकदम सूना सूना सा लगता है। सरिता भी बोली कि हाँ शीतल, आंसू की बहुत याद आती है। आखिर कौन सी माँ अपने आंखों के सामने अपनी बेटी की मौत देख सकती है, मगर मैंने सब देखा है। आज 2 साल हो गए उस हादसे को, मगर लगता है कि जैसे वो आज भी कहीं से आएगी और मम्मी मम्मी कहकर मेरे गले लग जाएगी। इतना कहते कहते सरिता के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयास किया, मगर उसकी आंखें भीग ही गई। साथ ही साथ मनोज भी अपनी बड़ी बेटी को याद करके रोने लगता है। आसिमा मनोज और सरिता की पहली संतान थी। उसके बाद विशाल और संयुक्ता आए थे। 5 लोगों के परिवार में सब बहुत खुश थे कि तभी उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन अचानक ही आसिमा ने विनय की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को शूट कर लिया था। 12 साल की बच्ची खुद को शूट कैसे कर सकती थी? आसिमा को रिवॉल्वर चलाने भी नहीं आता था, तो उसने ऐसा क्यों किया? ऐसे ही कई सवाल सबके मन में छोड़कर आसिमा दुनिया से चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ देर बाद सरिता ने खुद को सामान्य किया। सब वापस हंसी मजाक करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि इस वक्त शीतल का गिरता हुआ स्वास्थ्य उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा था। कुछ देर सामान्य बातचीत के बाद सरिता ने खाना लगा दिया, जिसके बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। शाम को सरिता सबके लिए चाय लेकर आई थी। उसने एक एक कर सबको चाय दी। शीतल ने जब मेज पर रखा हुआ चाय का कप उठाना चाहा तो उससे वह उठाया ही नहीं गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कप अचानक से बहुत वजनदार हो गया हो। बहुत कोशिशों के बाद भी शीतल से वह कप उठ नहीं रहा था। उसके पास में ही बैठे उसके मनोज भैया ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, चाय नहीं पीना है क्या? तभी शीतल ने बात को टालते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, चाय थोड़ी गर्म है ना। आखिरकार वह किसी को कैसे समझाती कि चाय का कप अचानक से इतना भारी हो गया कि उससे उठाया ही नहीं जा रहा था। तभी सरिता ने
कप उठाकर उसे पकड़ा दिया और कहा कि लो अब ठंडी हो गई है। शीतल आश्चर्य में ही रह गई कि कप जो उसे इतना वजनदार लग रहा था वह उसकी भाभी ने इतनी आसानी से कैसे उठा लिया। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मनोज सभी को पार्क लेकर जाना चाहता था तो उसने सबको तैयार होने के लिए कहा। दोनों बच्चे खुशी खुशी तैयार होकर के आ गए। शीतल भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि किसकी आवाज है। कुत्ता, इंसान और मेढक की मिलीजुली रोने की आवाज आ रही थी। उसकी ड्रेसिंग टेबल पर लगा बल्ब भी अजीब आवाज करने लगा और जलने बुझने लगा। डर के मारे शीतल के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। एक बार फिर चरचराहट की आवाज करके बल्ब बंद हो गया और कुछ पल बाद अचानक ही जल गया तो शीतल की चीख निकल गई। उसे आईने में अपने चेहरे की जगह वही काली परछाई नजर आ रही थी। वह भागकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी मगर जा नहीं पाई। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे अपने हाथ पर एक कोमल सा स्पर्श महसूस हुआ और इसके तुरंत बाद उसे लगा जैसे कोई उसके कंधों पर बैठा हो। उसे लग रहा था जैसे वह उस वजन से जमीन में धंस जाएगी। तभी विनय दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उसके आते ही सब गायब, सब सामान्य हो गया। शीतल को बहुत हल्का महसूस होने लगा। विनय ने दरवाजा खोलते ही कहा, चलो बाहर, भैया इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी तैयार नहीं हुई? शीतल ने खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास किया और कहा, मैं बस तैयार हूं, बाहर आ ही रही थी। पार्क पहुंचकर दोनों बच्चे तो मानो दुनिया से बेखबर होकर बस खेलते जा रहे थे और मनोज और सरिता एक बेंच पर बैठकर उन्हें प्यार से निहार रहे थे। शीतल भी विनय के साथ बैठी हुई थी और दोनों बच्चों को देख रही थी कि उसे फिर से कुत्ते, इंसान और मेढक के मिले जुले स्वर में रोने की आवाज सुनाई देती है। उसने आवाज की दिशा में देखा तो डर से उसकी आत्मा तक कांप गई। एक काली परछाई बरगद के पेड़ की आड़ से उसे घूर रही थी। चूंकि वह मात्र एक परछाई थी पर शीतल जानती थी कि वह परछाई उसे ही घूर रही थी। शीतल पसीना पसीना हो गई। विनय भी उसमें अचानक हुए इस व्यवहार परिवर्तन से भौचक्का रह गया था। शीतल को एहसास हुआ कि विनय उसे लगातार देख रहा है तो उसने वापस खुद को किसी तरह सामान्य किया। वह जानती थी विनय और उसके भैया दोनों ही अपनी अपनी दलीलों से यह बात खारिज कर देंगे कि वाकई कोई परछाई है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। सभी लोग घर आ गए थे और खाना खा रहे थे। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आई। अब की बार वे आवाजें पूरे घर ने सुनी। सरिता किचन की ओर भागती है और इतना कहती है कि यह क्या हुआ, और वहां जाकर जो उसने देखा इस बार उसकी भी चीख निकल पड़ी जो उसके गले में ही कहीं अटक कर रह गई थी। रसोई में कांच के सारे बर्तन टूटे पड़े थे। सारे अचार मर्तबान से बाहर जमीन पर फैले सड़े हुए थे। सब के सब अचानक से सड़ गए थे। एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और आकर बड़े स्नेह के साथ उससे चिपक जाती है। सरिता का सारा डर अचानक गायब हो गया और उसके डर के गायब होने के साथ ही वह काली परछाई भी गायब हो जाती है। सरिता वापस लौट आई जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो और उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, और वह खाना खाने लगती है। वह एकदम सामान्य थी मगर उसे कुछ समझ नहीं आया था कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद ही संयुक्ता और विशाल के कमरे से उनकी मिलीजुली चीख सुनाई दी। जब सभी वहां भाग करके पहुंचे तो देखा एक काली गहरी परछाई खिड़की के रास्ते से बाहर गार्डन में भाग रही थी और दोनों बच्चे डर से
एक दूसरे से चिपके हुए थे। संयुक्ता डरते डरते बस इतना ही कह पाई कि काली परछाई है, जबकि विशाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। यह सब हो क्या रहा है? यही काली परछाई सरिता ने भी देखी थी और अब ये बच्चों को भी परेशान करने आ गई थी। सरिता ने गुस्से और नफरत के मिले जुले भावों से यह लाइन सबसे कही। हालांकि उसे उस परछाई ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर कोई भी मां अपने बच्चों को खतरे में नहीं देख सकती थी। बात करते हुए सभी लोग हाल में आ गए थे। दोनों बच्चे अब धीरे धीरे अपने कमरे में सो चुके थे। सरिता ने चिढ़ते हुए कहा कि न जाने यह क्या मुसीबत है। तभी शीतल ने डरते हुए बोला, हाँ भाभी, यही परछाई मैंने भी देखी है, बल्कि एक बार नहीं कई कई बार देखी है। भाभी मुझे तो डर लगता है, कोई भूत हमारे परिवार के पीछे पड़ गया है। सरिता ने मनोज को देखते हुए तुरंत बोला कि सुनो, आप कल ही किसी को बुला लाओ। मैं अपने बच्चों को डर के साये में जीते हुए नहीं देख सकती हूँ। मनोज ने कहा कि किसी को तो बुलाना पड़ेगा ही। मैं जल्द से जल्द किसी ऐसे इंसान को ढूंढता हूँ जो हमारी मदद कर सके। बस आज की रात शांति से बीत जाए। तभी शीतल बोलती है कि कुछ देर सब अपने अपने कमरों में चलकर आराम कर लेते हैं, वरना रात भर वह परछाई न जाने क्या क्या करने वाली है। और इतना कहकर के शीतल वहां से पलटकर अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी एक कोमल हाथ कठोरता से शीतल के हाथ को पकड़ लेता है और अपने कमरे में जाने से रोक लेता है। सरिता उस काली परछाई को वापस अपने सामने देखकर चीख पड़ती है और मनोज और विनय आंखें फाड़कर उस परछाई को घूरे जा रहे थे। बाहर गार्डन में लगे पेड़ पौधे अजीब सी आवाज कर रहे थे, जो पेड़ पौधों की आवाज तो नहीं लग रही थी। ऐसी आवाज उस जगह आ रही थी कि किसी का वहां खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। अंदर हाल में रखा हुआ एक एक सामान इधर से उधर गिर करके टूट रहा था। शीतल की जानी पहचानी इंसानी कुत्ते और मेढक की मिली जुली रोती हुई आवाज इस बार सबको सुनाई दे रही थी। हाल में लगा हुआ प्रत्येक बिजली का उपकरण अजीब आवाज करके फूट रहा था। अब हाल में लगभग अंधेरा हो चुका था। अब एक छोटा सा बल्ब बाकी था जो अंधेरा मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी ना के बराबर रोशनी में सबने देखा कि वह काली परछाई अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। और तभी उसने कहा कि हाँ, मैं भूत ही हूं बुआ। उस काली परछाई ने अब शीतल का हाथ पकड़ रखा था। उस परछाई ने इतने दिनों में पहली बार कुछ बोला था। उसके मुंह से शीतल के लिए बुआ शब्द सुनकर सब सन्न रह गए थे। शीतल कांपते हुए बस इतना बोली कि आसिमा, तुम। उससे थोड़ी दूर खड़ी सरिता को अब समझ में आया कि थोड़ी देर पहले वह परछाई क्यों इतने प्यार से उसके साथ जाकर के लिपट गई थी और क्यों उसके डरने के साथ ही वह गायब हो गई थी। वह अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी। अब सरिता को समझ आ रहा था कि यह आसिमा ही थी, उसकी अपनी आसिमा, जो थोड़ी देर पहले उसके पास आई थी। इसलिए उसके जाने के बाद सरिता उससे डरी नहीं थी, मगर इस बार शायद वह नाराज हो गई थी। जब सरिता ने उसे विशाल और संयुक्ता के पास जाने पर गुस्से में बुरा भला कह दिया था। सरिता ने सोचा कि वह तो अपने भाई बहन को सिर्फ देखकर जा रही थी, मुझे बुरा नहीं बोलना चाहिए था। तभी सरिता ने बड़े प्यार से आसिमा की काली परछाई से पूछा, बेटा बुआ को क्यों परेशान कर रही हो? तभी उस काली परछाई ने सरिता की बात को नजरअंदाज कर दिया और शीतल को बिना आंखों के घूरते हुए कहा कि मुझे पहचान गई बुआ? मेरी क्या गलती थी जो आपने मुझे मार दिया? शीतल ने मिमियाते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं मारा बेटा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? बस इतना कहना था कि माहौल और अधिक डरावना हो गया। अब चारों तरफ से आसिमा के रोने और हंसने की आवाज आने लगी और बार बार बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे छोड़ दो बुआ। मनोज, सरिता और विनय आश्चर्य में खड़े हुए थे कि आसिमा यह क्या कह रही है। तभी आसिमा ने
तीखी हंसी हंसते हुए कहा कि काला जादू। बुआ, उसे काला जादू बोलती हो न तुम? और इसी के साथ उसने विनय का गला पकड़कर उसे एक दीवार की ओर फेंक दिया। विनय शीतल की कमजोरी था, वह उसे ऐसे हालात में नहीं देख सकती थी। तभी जब शीतल ने समझा कि अब विनय की जान खतरे में है, तो उसने डरते हुए कहा कि वह सब बताती है। और वह बोलना शुरू करती है कि आज से 4 साल पहले जब मेरी शादी विनय से हुई थी, तब मैं भी बहुत खुश थी। एक आम लड़की की तरह मैं भी कई सपने लेकर उस घर में गई थी। मैं भी मां बनना चाहती थी, मगर मेरे सारे सपनों पर उस दिन पहाड़ टूट पड़ा जब मुझसे डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। जहां विज्ञान खत्म होता है, वहीं से अदृश्य शक्तियां शुरू होती हैं। मैं एक तांत्रिक को जानती थी, उसी ने मुझे बताया कि मैं मां तो बन सकती हूँ, मगर इसके लिए मुझे काली शक्तियों से समझौता करना होगा। उसने कहा कि अगर मैं अपने ही घर के किसी बच्चे की बलि दे दूं, तो मैं मां बन सकती हूँ। बस मुझे उस वक्त आसिमा ही नजर आई। तांत्रिक की भेजी हुई काली शक्तियां धीरे धीरे उसे सम्मोहित करने लगी थीं, और एक दिन जब वह पूरी तरह से उन काली शक्तियों के वश में हो गई, तो उन काली शक्तियों के कहने पर उसने खुद अपनी जान ले ली। और इतना कहते कहते शीतल ने आगे कहा कि भैया, वो भी आपके ही रिवाल्वर से। तभी सरिता चिल्लाते हुए बोली, अरे तुझे अपनी बेटी की तरह पाला था, पर तू तो नागिन निकली, तूने हमें ही डस लिया। तभी आसिमा की काली परछाई ने शीतल का हाथ छोड़ दिया और वापस एक भयानक रूप में बदल गई। हाल में जल रहा इकलौता बल्ब भी अब फूट गया, और अगले ही पल कमरे में रिवाल्वर चलने की आवाज आई। फिर जब एक साथ वहां पर उजाला होता है, तो शीतल जमीन पर मरी पड़ी हुई थी। शायद आसिमा ने अपना बदला ले लिया था, और उसके बाद आसिमा कभी दिखाई नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी चीज को पाने की इच्छा इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए कि उसके लिए हम किसी का नुकसान करने पर उतारू हो जाएं, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचा के कुछ पाना सरासर गलत है। क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए हम किसी का इतना बड़ा नुकसान करते हैं, शायद उसी चीज के लिए दूसरे ने भी बड़ी मेहनतें और मन्नतें की होंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा द हंटेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो उसे आप हमारे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।